बीए पार्ट सेकंड, विषय हिंदी साहित्य, प्रश्न पत्र प्रथम। और आज का जो मुख्य टॉपिक है कवि केशवदास का परिचय। कवि केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में रहे हैं। रीतिकाल में जो 3 प्रकार की धाराएं प्रचलित थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, उनमें कवि केशवदास रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। कवि केशवदास का जन्म और मृत्यु दोनों ही असंदिग्ध हैं। इस बारे में उन्होंने बहुत अधिक कुछ नहीं लिखा है, किंतु विद्वानों की अलग अलग धारणाओं के आधार पर अलग अलग समय निर्धारण किया है, जिसमें सर्वमान्य तथ्य ये उभर करके आते हैं कि 1555 में उनका जन्म और 1617 ईस्वी में उनकी मृत्यु मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संमत 1612 में उनका जन्म और 1674 में उनकी मृत्यु मानी गई है। कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, किंतु यह सत्य है कि वो रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में माने जाते हैं या रहे हैं। ये राजा रुद्रपाल के जो आश्रित सनाड्य ब्राह्मण थे, पंडित कृष्णदत्त इनके प्रपुत्र थे, और राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ के ये पुत्र थे, अर्थात इनके पिता का नाम पंडित काशीनाथ था। और ख़ास बात यह है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में ओरछा नगर जो है, वहाँ पर पहले ओरछा नाम से एक राज्य था। उसके जो नरेश थे इंद्रजीत सिंह, वो इनको अपना गुरु मानते थे। हिंदी के प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बताया है, वह लगभग सर्वमान्य सा है। यह भी सत्य है कि ये गृहस्थ व्यक्ति थे। विज्ञान गीता ग्रंथ की रचना के समय तक इनकी पत्नी जीवित रही थी, और वंश भास्कर जो ग्रंथ है उसके अनुसार इनके 5 पुत्र भी थे। केशव रीतिकाल के अलंकारवादी आचार्य कवियों में आते हैं, अर्थात उनके अलंकारवादी कवि उनको माना गया है। शुक्ल जी जैसे प्रसिद्ध आलोचक ने उनको कठिन काव्य का प्रेत तक कह डाला है। किस कारण से? कि उनके काव्य में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब देखा जाए कि उनकी भाषा क्या थी, तो उन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं वो ब्रज भाषा में की हैं। उस समय देश में ब्रज भाषा का बोलबाला था, और उसी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। ये संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे, और इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी रही है, जिसमें बुंदेली, अवधी और अरबी फारसी के शब्दों को भी स्थान
मिला है, या यूँ कहें कि उनका समावेश भी उनकी संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा के अंदर है। इनके ग्रंथों में या इनकी रचनाओं में छंदों का खूब प्रयोग हुआ है। अधिक छंद प्रयोग के लिए रामचंद्रिका जैसी रचना को विद्वानों ने अजायब घर भी कहा है, या यूँ कह सकते हैं कि रामचंद्रिका को जो अजायब घर की संज्ञा मिली है वो अधिक छंदों के प्रयोग के कारण ही मिली है। देखिए, इतने बड़े कवि ने राजाश्रय में रहते हुए भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनमें रसिक प्रिया जो 1591 में लिखी गई, रामचंद्रिका इसका समय 1601 माना गया है, कवि प्रिया इसका समय भी 1601 माना गया है, रत्न बाबरी 1607 इसका रचना काल माना गया है, और वीर सिंह देव चरित्र ये 1607 में ही ये लिखी गई है। विज्ञान गीता 1610 का समय इसका माना गया है, और जहांगीर जसचंद्रिका इसका समय 1612 माना जाता है। इनके अतिरिक्त नखशिख और छंदमाला भी इनके काव्य ग्रंथ रहे हैं। पाठ्यक्रम में इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका, उससे अनेक छंदों को लिया गया है, पाठ्यक्रम में रखा गया है, और उसके बारे में ही पाठ्यक्रम के भीतर अध्ययन किया जाना है। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि केशव को रीति काल में माना जाए या भक्ति काल में, पर उनकी रचनाओं के आधार पर उन्हें रीति काल में ही मानना ज़्यादा सार्थक है। उनके जीवन अर्थात जन्म और मृत्यु के बारे में कोई निश्चित पता नहीं लग पाता है, किंतु इतना कहा जा सकता है कि वो रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में से एक रहे हैं।